आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको हुए वैसे तो 40 साल हो चुके हैं, मगर आज भी जब उस दिन को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे देखते देखते एक हलचल भरे शहर में सन्नाटा छा गया था। एक नॉर्मल दिन जिसकी रात इतनी भयानक होगी वो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोगों ने उनके अपनों को खो दिया। जब मीडिया में हम गए तो वहाँ का आलम देखने लायक नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लोग चीख रहे थे और डॉक्टर एक दूसरे से बोल रहे थे कि इनको क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि डॉक्टरों को भी नहीं मालूम था क्या करना है इनका। और जो बेहोश होता था उसको वो लोग एक ढेर में मिला देते थे। तो वहाँ पे ऐसा ढेर लगा था लाशों का जैसे गेहूं के बोरों की छलनियाँ लगती, उस टाइप से लाशों का ढेर लगा था। कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ गया। जो हमारे पास चादर थी वो हमने आधी बिछाई और आधी तीनों लड़कों को सुला के उड़ा दी। हल्का हल्का सुबह होने लगा। जहाँ जिसका दिल चाहे वो भागे, कोई नाले में गिर गए, कोई रोडों पर पड़े, कोई गलियों में लाशें पड़ी। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि ये घटना गैस लीक की वजह से हुई थी, मगर क्या आप जानते हैं वो गैस लीक कैसे हुआ और आखिर वो ऐसी कौन सी गैस थी जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई? क्या ये घटना होने से रोका जा सकता था? इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार था? ऐसा क्या हुआ था कि ये गैस लीक इंडिया का वर्स्ट डिजास्टर बन जाता है? आज इस वीडियो में हम ऐसे ही अनगिनत सवाल और कई राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। 2 और 3 दिसंबर 1984 ये वो तारीख है जिसे लोग भुलाए नहीं भूल पाए हैं। ये वही रात है जिस दिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गैस लीक की दुर्घटना हुई थी, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक औद्योगिक घटना मानी जाती है। जहां गैस लीक की घटना हुई वो एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम यूसिल यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड था। ये फैक्ट्री की मालिकी अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के पास थी और भारत देश की बैंक और आम जनता की इस फैक्ट्री में 49.1% की भागीदारी थी। यूसिल फैक्ट्री 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यूनियन कार्बाइड एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी। ईयर 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की थी। ये फैक्ट्री स्टार्ट करने की एक अहम वजह थी एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड बनाना जिसका नाम था सेविन। इस सेविन को बनाने के लिए एक स्पेशल केमिकल की जरूरत पड़ती थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट MIC कहा जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। सेविन बनाने के लिए MIC को बाहर से इम्पोर्ट किया जाता था। ईयर 1980 यूसिल फैक्ट्री के लिए बहुत ही क्रूशियल रहा है, क्योंकि इसी साल में कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था और कंपनी को लेके चीजें बदलने लगी थी। ये एक अहम वजह थी जिसके चलते कंपनी ने डिसाइड किया कि MIC को इंपोर्ट करने की बजाय उसको इंडिया में ही बनाया जाए। मगर किसी भी केमिकल को बनाना इतना आसान नहीं होता है, मगर यूसिल को गवर्नमेंट ने इंडिया में ही MIC बनाने की परमिशन दे दी। मगर ये परमिशन कितनी गलत साबित होने वाली थी ये खुद गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था। परमिशन मिलते ही कंपनी ने अपने भोपाल वाले प्लांट में उस केमिकल को बनाना शुरू किया, लेकिन उस केमिकल को बनाते वक्त बहुत सावधानी रखनी जरूरी थी और इसलिए एक प्रॉपर प्लान का होना बहुत ही जरूरी था। मगर कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और फिर कुछ वक्त में यूसिल कंपनी की सेल कम हो गई और कंपटीशन बढ़ गया था। इसलिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट भी कम प्राइस में सेल करने पड़े, जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम होने लगा। इसलिए कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग करने लगी। इवन फैक्ट्री में जो वर्कर को काम पर रखा जाता था वो भी अंडर क्वालिफाइड थे और तो और सेफ्टी का भी कुछ खास इंतजाम नहीं किया गया था। जैसा कि हमने बताया कि MIC एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है, इसलिए उसको स्टोर करने का तरीका भी बाकी सब चीजों से अलग ही होता है। उस प्लांट में लिक्विड MIC को स्टोर करने के लिए 3 बड़े टैंक्स रखे गए थे। टैंक 1 E610, टैंक 2 E611, टैंक 3 E619। E610 और E611 को MIC से भरा जाता था, जबकि E619 टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता था। सेफ्टी के लिए MIC को 60% भरा जाता था और बाकी स्पेस में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन भरा जाता था ताकि कोई खतरनाक इफेक्ट ना हो। और सेफ्टी के लिए तीनों टैंक के प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलर चेक किया जाता था। इसी टैंक में 2 पाइप भी लगाए गए थे, जिसमें से एक पाइप पॉइजन वाले गैस को बाहर निकालकर उसे नष्ट करने के लिए स्क्रबर में ले जाती है, जबकि दूसरी पाइप के जरिए टैंक में नाइट्रोजन डाला जाता था। और वहाँ पर काम करने वालों की रोज की ड्यूटी रहती थी कि वो
दोनों पाइप को साफ करें। मगर उस फैक्ट्री में जो तरीके से काम होना चाहिए या जो सावधानियां बरतनी चाहिए वैसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। ये बात कई सोर्स से कंफर्म की गई है। MIC केमिकल की सेफ्टी के लिए दोनों टैंकों को सिर्फ 60% ही भरा जा सकता था, मगर ऐसा कहा गया है कि दोनों टैंक में MIC 60% से ज्यादा था। तीसरे टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली रखना होता था, मगर पैसे बचाने और ज्यादा MIC स्टोर करने के लिए तीसरे टैंक को भी MIC से भरा गया था। टैंक के ऊपर जो प्रेशर मापने का इंडिकेटर लगाया गया था वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर टैंक में कितना MIC है। टैंक के पास एक अलार्म भी लगाया गया था जो MIC का टेम्परेचर हाई होने पर रिंग करता था, मगर वो अलार्म भी ऑफ था। दिसंबर 1984 की शुरुआत में ही ज्यादातर टैंक से संबंधित सेफ्टी टूल खराब हो चुके थे। कुछ वॉल्व और कुछ पाइप्स भी खराब हो चुकी थी। पाइप को साफ करने के लिए बनाया गया बॉयलर भी खराब हो चुका था। अगर कोई दुर्घटना होती है तो फैक्ट्री के अंदर एक और फैक्ट्री के बाहर भी एक बड़ा अलार्म लगाया गया था ताकि सबको पता चल सके कि कुछ हुआ है। वो अलार्म भी बंद था। MIC टैंक के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए जो मशीन लगाई गई थी उसे 1982 में ही बंद कर दिया गया था। पता नहीं क्यों इन सारी सेफ्टी इशू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। क्या वाकई कोई बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे थे? 2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए हर रात की तरह ये भी एक आम ठंड से भरी रात थी। यूसिल फैक्ट्री में वर्कर्स रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। करीब रात के 9 बजे वर्कर्स ने अपनी शिफ्ट चेंज की और दूसरे वर्कर्स ड्यूटी पर आए। जैसा हमने बताया कि पाइप को रोज साफ करना कंपलसरी था, इसलिए नए शिफ्ट्स के वर्कर्स ने अपना काम शुरू किया। मगर MIC इतना भयानक केमिकल होता है कि अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो वो और भयानक हो जाता है। वर्कर्स ने पाइप धोना स्टार्ट किया, मगर उसने नोटिस किया कि जो पाइप में वो पानी डाल रहा था वो दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि पाइप में क्लॉग्ड होगा, इसलिए उन्होंने पाइप में लगे फिल्टर्स को साफ करना शुरू किया। फिर वापस उसने 2-3 बार ये करके देखा, फिर भी पानी बाहर नहीं आया। करीब 11 बजे के आसपास उन्होंने अपने सुपरवाइजर को ये बात बताई। सुपरवाइजर ने बोला कि वो पानी को ऐसे ही चलता रहने दो, दूसरी शिफ्ट के वर्कर्स पानी को बंद कर देंगे। रात के 10 बजे के आसपास पानी टैंक E610 के अंदर जाने लगा था, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में MIC था। और मैंने आपको पहले बताया कि MIC और पानी आपस में मिलने से एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे उनको इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। रात के वर्कर्स की शिफ्ट चेंज हुई और दूसरे वर्कर्स फैक्ट्री में आए। उनको काम करते 1 घंटा जैसे ही हुआ, उन लोगों ने महसूस किया कि अचानक से उनकी आंखें जल रही हैं। इसलिए उन्होंने MIC टैंक के पास जाके उसका प्रेशर चेक किया। उस वक्त प्रेशर 14 किलो पास्कल था, जो नॉर्मल होता है। रात के 11 बजे तक वो प्रेशर 70 किलो पास्कल तक पहुंच गया था, मगर उनको ऐसा लगा कि प्रेशर बताने वाली मशीन खराब हो चुकी है और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। मगर काफी वक्त बीतने के बाद भी उनकी आंखें जलना बंद नहीं हुई, इसलिए उनको लगा होगा कुछ तो लीक हो रहा है और वो लीक को ढूंढने लगे। उन वर्कर्स में से एक वर्कर सुमन दे ने रात के करीब 11:30 बजे एक जगह से कुछ लिक्विड को लीक होते देखा, मगर कहा जाता है कि उन वर्कर्स ने उस लीक को इग्नोर किया और वो अपनी ब्रेक पर चले गए और अंडरग्राउंड प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूल उन वर्कर्स और सुपरवाइजर की है जिसने लीक पर ध्यान नहीं दिया। 12:30 पर वर्कर्स ने नोटिस किया कि MIC टैंक की प्रेशर रीडिंग बहुत ज्यादा हाई थी और टैंक में प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। उस वक्त तक टैंक का प्रेशर 240 किलो पास्कल तक पहुंच गया था और वार्निंग प्रेशर 280 किलो पास्कल था। MIC टैंक में हद से ज्यादा प्रेशर बन गया था। MIC टैंक को अंडरग्राउंड रखा गया था। वहाँ एक वर्कर ने देखा कि E610 टैंक के ऊपर की दीवार में दरार आ चुकी है। ये दरार आने का ये कारण था कि टैंक में इमरजेंसी के लिए जो वॉल्व लगाया था वो फट चुका था। उसी वक्त टैंक का प्रेशर 380 किलो पास्कल जितना बढ़ गया था। इस गैस को लीक होने से बचाने के लिए कम से कम 3 सेफ्टी टूल्स लगाए गए थे, मगर अफसोस उस वक्त वो तीनों ही काम नहीं कर रहे थे। सुमन दे फटाफट कंट्रोल रूम की ओर दौड़ने लगे। उन्होंने देखा कि पानी का स्विच ऑन है। उन्होंने झट से उसको टर्न ऑफ किया, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। टैंक में से MIC बहुत ही तेजी से बाहर आ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि MIC का जो पॉइजन वाला गैस होता था वो एक पाइप के थ्रू स्क्रबर में नष्ट होने के लिए जाता था, मगर उस वक्त MIC का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो गैस पाइप के थ्रू स्क्रबर में जाने की बजाय बाहर हवा में जाने लगा। वर्कर्स उस गैस को रोकने के लिए अपनी तरफ से काफी कोशिश करने लगे। 45 से 60 मिनट में ही लगभग 30 टन MIC लीक हो चुका था। कुछ लोग जहाँ से गैस लीक हो रहा था उस तरफ पानी डालने लगे, मगर टैंक इतना ऊपर था कि पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था। करीब रात के 1 बज रहे थे। किसी लोकल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यूसिल के अंदर से कुछ गैस लीक हो रहा है। जब पुलिस द्वारा यूसिल में
कॉल किया गया तब वहाँ से रिप्लाई आया कि अंदर सब ठीक है, और ऐसा 2 बार कहा गया। मगर कुछ वक्त बाद ही वर्कर्स को अंदाजा हो गया था कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जब पुलिस को लास्ट कॉल किया गया तब लगभग 2:10 का वक्त था, और वहाँ से जवाब आया कि सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से वक्त पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया और इतना सब कुछ हो गया था, इसलिए वर्कर्स ने फैक्ट्री को इवैक्यूएट करना स्टार्ट किया। उस रात 1 बजे के बाद भोपाल में क्या सिचुएशन रही है उन्हें शब्दों में डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सका है। भोपाल में हालत बिगड़ने लगी थी। वो गैस शहर के ज्यादातर हिस्सों में पहुंचने लगी थी, और माना जाता है कि जहां फैक्ट्री को बिल्ड किया गया था उसके आसपास ही काफी लोग रहते थे। इवन रेलवे स्टेशन तक वो गैस पहुंच जाती है। गैस लोगों की सांस में जाने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों को खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। अचानक से एक शांत शहर में भगदड़ सी मच जाती है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। रात का वक्त था, लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे। उनको अजीब फील होने की वजह से जब उन्होंने अपनी खिड़की दरवाजे खोले तो वहाँ से गैस उनके घरों में जाने लगी थी, जिसकी वजह से उन लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कितने लोग तो जो रात के सोए थे वो कभी उठ ही नहीं पाए, नींद में ही उनकी मौत हो चुकी थी। फैक्ट्री के आसपास ही स्लम एरिया था, वहाँ भी गैस तेजी से फैलने लगा था। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से एक लेडी बताती है कि गैस का एक व्हाइट सा क्लाउड बन गया था जो तेजी से हवा के साथ फैल रहा था। उनमें से एक आदमी बताता है कि उस गैस की स्मेल ऐसी थी जैसे मिर्ची जल रही हो। गैस की वजह से लोगों को इतनी खांसी होने लगी कि लोगों की मौत खांसते खांसते और स्ट्रगल करते करते ही हो गई थी। कई लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है। डॉक्टर्स को पहले ऐसा बताया जाता है कि ये गैस अमोनिया है, फिर बताया गया कि फॉस्जीन है, फिर एक रिपोर्ट में पता चला कि ये गैस MIC है। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डॉक्टर्स ने भी MIC के बारे में पहली बार सुना था और उसका कोई एंटीडोट भी नहीं था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर्स उन्हें ऑक्सीजन देने लगे थे, मगर MIC ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए कई लोगों की मौत ऑक्सीजन देने की वजह से हो गई थी। उस रात जिससे जो हो सकता था उसने वो किया था, फिर चाहे वहाँ के लोकल्स हो, वहाँ की पुलिस या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, मगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मरे हुए लोगों की संख्या अनगिनत थी और ऐसे भोपाल गैस लीक इंडिया की वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी बन गया। उस भयानक रात की सुबह भी इतनी ही भयानक थी। अंधेरे से रोशनी तक का सफर लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल रहा था। जहाँ तक दिखाई दे रहा था वहाँ तक लोगों की सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी, फिर चाहे वो लाश इंसान की हो या जानवर की। इंसान का तो एक बार समझ भी आता है कि उसने खुद को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे होंगे, मगर उन बेजुबान जानवरों का क्या? उस ट्रेजेडी में किसी ने अपने बाप को खोया था तो किसी ने अपनी माँ को, और किसी ने तो अपना पूरा का पूरा खानदान ही खो दिया था। और जो नहीं मरे उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने लगी थी। धीरे धीरे ये डिजास्टर की खबर पूरे देश में फैलने लगती है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट और यूसिल द्वारा क्या एक्शन लिया जाने वाला था या उन्होंने क्या एक्शन लिया था। कई बार इंडियन गवर्नमेंट और यूसिल के बीच मुआवजा के पैसे को लेकर टकरार चलती रही। मार्च 1986 में अमेरिकी वकीलों द्वारा $350 मिलियन चुकाने का प्रस्ताव रखा गया, मगर गवर्नमेंट ने उसे ठुकरा दिया और यूसिल पर $3.3 बिलियन का दावा किया। 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक साफ स्लेट के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को कहा। दोनों पक्षों ने इस बात से अग्री किया और भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी में हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर यूसिल द्वारा $470 मिलियन दिए गए। अगर आपको लगता है कि ये मामला वहीं खत्म हो गया होगा तो आप यहाँ गलत हैं। गवर्नमेंट को सिर्फ कॉम्पनसेशन मिल जाना ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए इंसाफ नहीं था, इसलिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फरवरी 1989 में सतीश धवन, जो इसरो के एक्स चेयरपर्सन थे, उन्होंने पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट में एज अ क्रिमिनल केस ये वापस खुल जाता है। यूसिल के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन और फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स पर केस चलता रहता है और इन सालों में बहुत चीजें हुई थी। कोर्ट के द्वारा एंडरसन और वर्कर्स को इस गैस लीक के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वर्कर्स को कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है। 2014 में वॉरेन एंडरसन की नेचुरल डेथ हो जाती है, जबकि यूसिल के खिलाफ केस चलता ही रहा। ये दुर्घटना के बाद भारत सरकार द्वारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया गया था, जिसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए खुद ही पहल करनी पड़ेगी और उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और भी कई लॉ सरकार द्वारा बनाए गए। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हादसा बिना कुछ वार्निंग के पहली बार में ही हो गया था। उस फैक्ट्री में ऐसे कई हादसे हुए थे जिससे कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। 1976 में 2 ट्रेड यूनियन ने यूसिल के खिलाफ पोल्यूशन की कंप्लेन की थी।
1981 में जब एक वर्कर काम कर रहा था तब उससे गलती से फॉस्जीन गिर गया था और उसने घबराहट में अपना सेफ्टी मास्क उतार दिया था, जिससे उसने काफी मात्रा में फॉस्जीन इनहेल कर लिया था, जिस वजह से 72 घंटे में ही उसकी डेथ हो गई थी। जनवरी 1982 में फॉस्जीन की लीक की वजह से 24 वर्कर्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फरवरी 1982 में MIC लीक होने की वजह से 18 वर्कर्स पर उसका अफेक्ट हुआ था। अगस्त 1982 में एक सुपरवाइजर लिक्विड MIC के कांटेक्ट में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी 30% से ज्यादा बर्न हो गई थी। अक्टूबर 1982 में भी MIC लीक हुआ था, जिसे रोकने के चक्कर में 3 वर्कर्स गंभीर रूप से घायल हुए थे। 1983 और 1984 के दौरान भी ऐसे कई लीकेजेस हुए थे। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा अचानक से ही हो जाता है, उससे पहले कुछ छोटी छोटी हिंट्स मिलती रहती हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उससे सीखते हो या उसे इग्नोर करके कुछ बड़ा होने का वेट करते हो। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहे थे। क्या ये हादसे को होने से रोका जा सकता था? जब भी ये इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं तो यही विचार आता है कि इतना बड़ा हादसा जो हुआ, क्या उसे रोका जा सकता था? इतनी बड़ी जनहानि होने से रोकी जा सकती थी? तो इसका जवाब है हाँ, ये होने से रोका जा सकता था। जब 1981 में एक वर्कर की डेथ हो गई थी जिसका नाम मोहम्मद अशरफ था, मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त को इसके बारे में बताया था। वो इस प्लांट को लेकर चिंतित थे। उनको लग रहा था कि ये प्लांट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। उनके दोस्त राजकुमार केशवानी एक जर्नलिस्ट थे। वो ये काम में जुट गए। वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगे। इवन उन्होंने इनसाइड रिपोर्ट भी निकालना शुरू कर दिया था और इस प्लांट पर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और बताया कि इस प्लांट में सेफ्टी के लिए कुछ बंदोबस्त ही नहीं किया गया है और जो टूल्स लगे थे वो भी बहुत लो क्वालिटी के थे। इस रिपोर्ट को उन्होंने नाम दिया बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि उस प्लांट में एक डिजास्टर हो सकता है। यूसेल के प्लांट के नजदीक ही भोपाल की 20% पॉपुलेशन रहती है और ये बहुत ही खतरनाक है। मगर सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये इतना खतरनाक हो सकता है? जब वो रिपोर्ट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि इस प्लांट में फॉस्जीन का भी यूज किया जाता है और फिर उन्हें ध्यान आया कि फॉस्जीन तो वही केमिकल है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गैस चैम्बर्स में यूज किया जाता है और तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि ये पूरी सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट को नाम दिया ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट को भी इसके बारे में लिख के बताया था, मगर उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरे डिजास्टर को ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अब सोचने वाली बात ये है कि ये तो एक जर्नलिस्ट थे, इन्हें केमिकल, उसके रिएक्शन, ये सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी जांच में इतना बड़ा डिजास्टर प्रेडिक्ट कर लिया था। तो क्या वहाँ काम कर रहे लोग, इवन फैक्ट्री के ओनर, सुपरवाइजर, जिसके पास तो अच्छी नॉलेज भी थी इन केमिकल्स की, फिर भी उन लोगों को इतना बड़ा हादसा हो सकता है इसका 1% भी अंदाजा नहीं था, या फिर अंदाजा होते हुए भी उसे नजरअंदाज किया गया था? उन्होंने तो काफी लोगों को इसके बारे में लिख के भी बताया था। क्या उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसके बारे में एक बार तो पता करें? हो सकता है कि इनकी बात पर गौर करते और सावधानी बरतते तो इतने बड़े हादसे को होने से रोका जा सकता था। भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में आज भी लोग सोचते हैं या सुनते हैं तो सहम जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त की सिचुएशन क्या रही होगी, लोग कैसे इस हादसे से उभर कर बाहर आए होंगे। ऐसा सुनने में आता है कि जो इस हादसे के सर्वाइवर थे उनमें से कई लोगों ने भोपाल छोड़ दिया था और वो आज भी वहाँ जाने से डरते हैं। इस पूरे हादसे में गलती चाहे किसी की भी रही हो, मगर उसका भुगतान आम जनता ने और जानवरों ने अपनी जान गंवा कर दिया था। भोपाल के लोग आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आई होप इस पूरी वीडियो के थ्रू आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप क्या सोचते हैं इस हादसे के बारे में, वो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही दूसरी ट्रैजिक कहानियों के सच को उजागर करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।